नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबर लखनऊ से, जहां स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नवचयनित 1442 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और एसजीपीजीआई में कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में कार्यक्रम होगा और प्रदेश के कई राज्य के मेडिकल कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 1442 स्टाफ नर्स हैं और एसजीपीजीआई में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो मुख्यमंत्री की कोशिश है कि कैसे युवाओं को सशक्त बनाया जाए, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाएं, जो पद खाली हैं उनको भरा जाए और जो जहां पे भर्ती होनी है उनको लगातार वहां उन विभागों में भर्तियां की जा रही हैं, नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको भी सशक्त बनाया जा सके, रोजगार के अवसर ज्यादा उन्हें दिए जा सकें। और सरकार का फोकस भी युवाओं पे रहा है, रोजगार पे रहा है। कैसे अर्थव्यवस्था को बेहतर उत्तर प्रदेश की को करना है, सुशासन सुरक्षा की बात तो लगातार होती रही है। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, आज स्टाफ नर्सों को करीब 1442 स्टाफ नर्स है जिसको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले भी कई विभागों में उन्होंने नियुक्ति पत्र दी है। फोकस युवाओं पे है और जो खाली पद है उन्हें भरने की। गृह मंत्री ने इस बार दोबारा सत्ता संभाली थी और 2022 का इलेक्शन हुआ था। उस दौरान बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी है वो मुद्दा लेकर विपक्ष ने हमले बोले थे और कहीं न कहीं एक प्रमुख मुद्दा बनकर 2022 के इलेक्शन में आया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, सबसे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के सभी चयन आयोग, भर्ती बोर्ड और विभिन्न विभागों के प्रमुख, जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अफसर शामिल थे, उनके साथ बैठक करके निर्देशित किया था कि उनके विभाग में जो भी रिक्तियां हैं वो रिक्तियां निकाली जाए और नियमतः उनको तेजी के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, उनमें भर्ती की जाए। कल भी आपने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7188 एएनएम की भर्ती की थी, जो कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में प्रदेश के सभी 75 जिलों में तैनात की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कल ही उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं और आज फिर 1442 नर्सेस की भर्ती होने जा रही। हालांकि यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की तरफ से कराई गई थी और उत्तर प्रदेश के 3 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर इनकी तैनाती की जाएगी, या फिर उसके अलावा अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर नर्सेस की कमी है वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार इनकी तैनाती करेगी। अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो आज शाम 3 बजे यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश एसजीपीजीआई के श्रुति सभागार में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए इन नर्सेस को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जिसके जरिए कहीं न कहीं कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, जिस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो लोहिया संस्थान है जो कि लखनऊ में है, एसजीपीजीआई वो भी लखनऊ में है, उसके अलावा जो आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई इटावा का है, इन तीनों जगहों पर इन नर्सेस को तैनाती दी जाएगी और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार एक अभियान चला रही है जिसमें प्रदेश के सभी जिलों का अपना मेडिकल कॉलेज हो, ताकि जो उत्तर प्रदेश के बड़े मंडलीय चिकित्सालय हैं, जिसमें लखनऊ है, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा जैसे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर काफी मरीजों का दबाव होता है, उस दबाव को कम किया जाए। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग में लगातार तैनातियां की जा रही हैं। कल 7188 एएनएम की तैनाती उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है और आज 1442 नर्सेस की तैनाती भी स्वास्थ्य विभाग में की जा रही है। हालांकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते रहे हैं और कहीं न कहीं आज उस दिशा में अगला नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। तो एक कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर किया जाए, जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, जिसके जरिए से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को दी जा सकें।
जी बिल्कुल एस के वाजपेयी, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे बदलाव किए जाएं, इसको लेकर कहीं ना कहीं कोशिश ये है सरकार की कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां की जाएं और आज नियुक्ति पत्र यहाँ पे वितरित किए जाएंगे। तो स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई इटावा में भी कार्यक्रम होगा और प्रदेश के कई राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम होगा। तो स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी। और गन्ना चीनी मिल समितियों के भवनों का लोकार्पण है और 20 सहकारी गन्ना चीनी मिल समितियों के भवनों का लोकार्पण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे और नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण होगा और मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संजय सिंह गंगवार भी मौजूद रहेंगे। राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गन्ना किसानों को सौंपे जाएंगे प्रमाण पत्र और सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में यह कार्यक्रम होगा। एस के वाजपेयी ज्यादा जानकारी इस पे देंगे। एस के वाजपेयी, 11 बजे लोक भवन में ये जो कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेके क्या जानकारी? बिल्कुल 20 सहकारी गन्ना समितियों के नवनिर्मित भवन का निर्माण हो चुका है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान करीब 2 लाख करोड़ रुपए का 2017 से लेकर 2023 के बीच में किया गया है। उत्तर प्रदेश लगातार, चाहे वो गन्ना उत्पादन हो या चीनी उत्पादन हो, प्रदेश में नंबर 1 है और जहां तक पहले महाराष्ट्र नंबर 1 रहता था, उसको पीछे करके उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। चाहे वो चीनी उत्पादन हो या गन्ना उत्पादन हो, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ा है। गन्ना समितियां जो लगातार घाटे में चल रही थी, वो उत्तर प्रदेश की गन्ना समितियां धीरे धीरे फायदे में आ रही हैं। 20 नए भवन गन्ना समितियों के पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं। इसमें ज्यादातर गन्ना भवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जिनका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। हालांकि राज्य गन्ना समितियों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ था। उनके जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेधावी हैं, उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। यह कार्यक्रम लोक भवन में होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के साथ ही गन्ना राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश को गन्ना उत्पादन में बेहतर किया जाए, गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए, जिन गन्ना किसानों का मूल्य बकाया है उनके भुगतान किए जाए। बड़े पैमाने पर ऐसी चीनी मिलों पर भी कार्रवाई हुई थी जो गन्ना किसानों को उनका भुगतान समय से नहीं कर रही थी। हालांकि चाहे वो गन्ना पर्ची हो या गन्ना का भुगतान हो, सभी डीबीटी के जरिए अब किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि गन्ना को लेकर जो एक राजनीति होती थी, जो कहीं न कहीं लगातार एक मुद्दा बनता था गन्ना किसानों को लेकर, उस मुद्दे को खत्म किया जाए। उस दिशा में एक और कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज बढ़ाया जा रहा है, जब 20 नए गन्ना समितियों के भवनों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करने जा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। एस के वाजपेयी, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं और ओपी राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विवाह का आमंत्रण दिया है। भतीजे के विवाह का प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया है और पीएम मोदी ने ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखा है और आमंत्रण देने के लिए ओपी राजभर को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। 2017 में ओपी राजभर बीजेपी गठबंधन के साथ थे, 19 लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के साथ रहे और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चले गए थे। ओपी राजभर 2024 में सुभाषपा और बीजेपी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के साथ जो उनकी नजदीकियां हैं वो लगातार बढ़ रही। एस के वाजपेयी, ओम प्रकाश राजभर चुनाव दर चुनाव देखते हैं कि पलड़ा किसका भारी है उस तरफ उनका झुकाव हो जाता है और उन्हें भी मौसम वैज्ञानिक की तरह कहा जाता है। कभी बीजेपी के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ। अभी संभावना यह कि बीजेपी की तरफ फिर नजदीकियां बढ़ रही हैं और 24 में एक नया समीकरण बनने की कोशिश। बिल्कुल, अगर हम देखें तो 13 जून की वो तारीख है जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भतीजे और पार्टी में महासचिव
अरुण राजभर का विवाह कार्यक्रम है। हालांकि इस विवाह कार्यक्रम को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पत्र ओम प्रकाश राजभर को लिखा गया है, जिसमें उनके भतीजे के विवाह कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आमंत्रण के लिए ओम प्रकाश राजभर का आभार भी जताया है। हालांकि शादी समारोह सामान्य बात है, लेकिन जब वो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों की होती है तो कहीं ना कहीं उसके अलग राजनीतिक मायने होते हैं। खास तौर पर उस समय जब उत्तर प्रदेश और समेत देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव होने हो, जिसको लेकर ओम प्रकाश राजभर लगातार कहीं न कहीं बयानबाजी करते रहे। अपने बयानों को लेकर ओम प्रकाश राजभर जाने जाते हैं। हालांकि 2017 का वक्त था जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। 4 सीटों पर उनके विधायक जीते। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसा विभाग उनको दिया गया और वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे। 2019 के लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन फिर बात नहीं बनी और बीजेपी का साथ छोड़कर 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन में चले गए। और इस समय वर्तमान में उनकी 6 सीटें हैं और पूर्वांचल में खासा प्रभाव भी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ जुड़े, जिसको लेकर बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर भी समय समय पर बीजेपी का सहयोग करते रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, चाहे बीजेपी के अभी हाल में हुए 2 एमएलसी के चुनाव रहे हो। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का पत्र काफी कुछ कहता है। लगातार जो चीजें निकलकर सामने आ रही थी वो चीजें साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि 2022 में जिस तरीके से पूर्वांचल में उसको नुकसान हुआ है, तो अगर ओम प्रकाश राजभर साथ आते हैं तो कहीं न कहीं बेहतर ढंग से परफॉर्म 2024 के लोकसभा चुनाव में की जा सकती है। यही एक वजह है कि इस पत्र से काफी कुछ साफ हो रहा है कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बीजेपी के सभी एमएलए के मुंबई जाने पर रोक लगाई गई है। मुंबई में होने वाले राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में जाने पर रोक लगाई है और आगामी 15 से 17 जून को राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन होना है और सभी विधायकों पर महाजनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी है और इस अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। अभियान के बीच विधायकों के मुंबई जाने पर रोक लगी है। तो चूंकि एक तरफ तो ये अभियान चल रहा है जिसमें सरकार की 9 साल की, केंद्र सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। जनता से कैसे संवाद किया जाए, और इस पे ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता। मनीष, मुंबई जाने पे विधायकों की रोक? निश्चित तौर से राजेश, देखिए एक बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। माना जाता है कि दिल्ली का आपको जब काबिज होना होता है तो उसका रास्ता लखनऊ से होके जाता है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय गर्म है, इस समय माहौल गर्म है। लगातार हम देख रहे हैं कि जितने विपक्षी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विजय रहते हैं उसको कैसे रोका जाए अभियान चल रहा है। ऐसे में विधायकों का अपने क्षेत्र से 2 दिन या कहें 3 से 4 दिन हो सकता था, क्योंकि एक दिन पहले जाना होता है और जिस दिन कार्यक्रम खत्म होता है उसके दूसरे दिन आप वापसी होते हैं। तो 15 से 17 3 दिन का कार्यक्रम था। तो माना जाता था कि अब पूरा डिस्टर्बेंस होता है, एक हफ्ते का कार्यक्रम जो शेड्यूल है वो डिस्टर्बेंस होता है, जिससे कैसे हम देख रहे हैं कि चाहे सरकार हो चाहे केंद्र के मंत्री हो लगातार दौरे पे उत्तर प्रदेश के। महासंपर्क अभियान लगातार चल रहा है, जोरों पे चल रहा है। प्रधानमंत्री की 9 साल सफल कार्यकाल है जो उसको लेके जो आयोजन किया जाए उसको सफल बनाने के लिए लगातार कार्यकाल किया, उसको लेते हुए प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में, विधायकी क्षेत्र में बूथों पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो किस चीज़ से कहीं उसमें बाधा ना पड़े या किसी से किसी कोई रुकावट ना आए, उसको देखते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो विधायक हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन जो होने वाला विधायकों का मुंबई में 15 से 17 जून पे, उसमें उनको जाने पे रोक लगा दी गई। माना जा रहा है कि जो महासंपर्क अभियान चल रहा है उसमें किसी तरह से कोई लेट लतीफी ना हो, किसी तरह से रुकावट ना आए, क्योंकि अभियान का सीधा इफेक्ट आप देखेंगे। जो जनसंपर्क अभियान है वो गाँव जाना है, घर घर तक जाना है, अपनी जो आपने कार्य किए हैं उनको कैसे आप जनता तक पहुँचाएंगे उसको लेके आपको अभियान में जुटना है। तो इन सबको लेके जो एक पूरा विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया था
उस समय ऐसे किसी कार्यक्रम को बीच में छोड़ के विधायकों का जाना तो कहीं ना कहीं इसमें व्याधा उत्पन्न कर सकता है, और वो व्याधा इस समय उत्तर प्रदेश की बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 लोकसभा सीटों का मतलब इस समय जो देश की राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी अहमियत है ये हर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जानता है। इस अगर देखेंगे, इस परिषद में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं जो राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित हो जाते हैं उनको फिलहाल अभी माना जा रहा है कि रोक लगा दी गई है। जी, ऐसे में पार्टी की कोशिश यही है कि जो महासंपर्क अभियान है उसको प्राथमिकता दी जाए, बजाय इसके कि मुंबई जाएं विधायक। निश्चित तौर से राजेश, महासंपर्क अभियान है, 9 साल के सफर कार्यकाल आप कर रहे हैं और मिशन 2024 है। मिशन 2024 में 80 संपूर्ण कमल खिलाने का आपने वादा कर रखा है, आपने संकल्प ले रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी कमान संभाले, हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हों, चाहे मंत्री गण हों, चाहे उत्तर प्रदेश से वास्ता रखने वाले जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे। ऐसे में अगर आपका शीर्ष नेतृत्व जब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, उसमें आपका जो लोकल बॉडीज़ है या क्या आपके जो होस्ट होते हैं वो सांसद होंगे उत्तर प्रदेश के, वो आपके विधायक होंगे, जब वही गायब होंगे तो कहीं ना कहीं अभियान पे इफेक्ट पड़ेगा। और मिशन 2024 के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उसके तहत अब यूपी की जो बीजेपी है ये माना जा रहा है कि इस महासंपर्क अभियान में किसी के कोई व्याधा ना पड़े, किसी के से इसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि मिशन 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये एक पूरा महीना। 30 मई से 30 जून का है और 21 तारीख से लगातार जो कार्यक्रम होने हैं वो लगातार जो बिना रुकावट के चलता रहे, उसको बनाए रखने के लिए विधायकों का रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माना जा रहा है कि इनको अब 15 से 17 जून में होने वाले राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में अब मना कर दिया गया जाने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर सीतापुर से है, जहां समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर है। शिविर में अखिलेश यादव शामिल होंगे। 2024 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे और कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव संबोधित भी करेंगे। पहले दिन शिविर में शिवपाल यादव ने शिरकत की और शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला और बीजेपी को शिवपाल यादव ने असुरों की पार्टी तक बता दिया। नैमिषारण्य की धरती असुरों के संग्राम के लिए जानी जाती है, ये शिवपाल यादव ने कहा और एक के बाद एक कई हमले भारतीय जनता पार्टी पे किए। और अखिलेश यादव ने बीजेपी पे निशाना साधा, कहा 50 किलो चोरी हुई चांदी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा और चोरी की चांदी पुलिस वाले के घर बरामद हुई। उत्तर प्रदेश को कैसा राज्य बना दिया, यह सवाल उठाया। जेल में हत्या, कचहरी में हत्या, प्रेस के सामने हत्या, क्या यही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? इसको मुद्दा बना के अखिलेश सरकार को घेरते हुए नजर आए। दुख इस बात का है कि पुलिस को चोर कहा जा रहा है। आज मैं आपके आने से पहले जब मैंने खबरें पढ़ी और उठाई, देखी और सोशल मीडिया पे जो सबसे पहली तस्वीर आई वो यही तस्वीर दिखा रही थी कि पुलिस चोर है और पुलिस पकड़ी गई। ये अलग बात है कि पुलिस ने पकड़ा, लेकिन 50 किलो चांदी पकड़ी गई चोरी की और बरामद किसके हुई? एक पुलिस वाले के घर पर। ये कैसा स्टेट बना दिया? इस प्रदेश में क्या हो रहा है? जेल में हत्या, फिर जेल में हत्या, कचहरी में हत्या और प्रेस के सामने हत्या। कोई प्रेस बनकर के आ रहा है वो हत्या कर रहा है, कोई वकील बनकर के आ रहा है वो हत्या कर रहा है। क्या यही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? और फिर अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, सबसे ज्यादा करप्ट, और वो भी सरकार का विभाग कह रहा है, सरकार के विभाग ने आकलन किया कि उनका विभाग सबसे ज्यादा करप्ट कौन सा है, तो पता विभाग सरकार बता रही है कि सबसे ज्यादा करप्ट विभाग अगर कोई है तो पुलिस। आखिरकार किसने ये बना दिया पुलिस को ऐसा? इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और अगली खबर भी सीतापुर से है, जहां अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात कर्मियों की, यानी जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी बदसलूकी सामने आई है। तैनात कर्मियों की कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई हुई है और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के अंदर अखिलेश यादव हैं
पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अखिलेश यादव मौजूद हैं और यहां पे कार्यकर्ताओं के बीच और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई है। अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी बदसलूकी सामने आई। हिमांशु इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, क्या कुछ यहां पे हुआ था? बताया जा रहा है कार्यकर्ता और जो सुरक्षा कर्मी अखिलेश यादव के वो आमने सामने आ गए। देखिए, अखिलेश यादव आज सुबह से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस नैमिषारण्य में हैं और यहाँ पे वो एक एक करके कार्यकर्ता से, अपने नेताओं से मिल रहे हैं। जिनको अनुमति अंदर से मिल रही है आने की, वही लोग अखिलेश यादव से मिलने जा पा रहे हैं। यही नहीं, कुछ पूर्व विधायकों को भी गेट पर तैनात जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने रोक दिया। इसी दरमियान कुछ कार्यकर्ताओं से सुरक्षा कर्मियों की बहस होती है। तो वहीं आप देख सकते हैं, न्यूज ऑन इंडिया भी एक्सक्लूसिव वीडियो चल रहा है जिसमें सुरक्षा कर्मी एक कार्यकर्ता से हाथापाई कर रहे हैं। उनको रोकने के दरमियान हाथापाई जैसी नौबत आ जाती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी, जो कि एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है सीतापुर के नैमिषारण्य में, इस पर एक सवाल खड़ा होता है कि कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन किस तरीके से संगठित है। आखिर कार्यकर्ताओं की या तो उपेक्षा हो रही है, कार्यकर्ताओं से उनके नेता नहीं मिल पा रहे हैं, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। तो वहीं इन सब के बीच ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में उबाल जैसी स्थिति ला सकती है। ऐसे में चूंकि अनुशासन को लेकर पहले ही सवाल उठते हैं हिमांशु, यहाँ पे कि समाजवादी पार्टी को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, लेकिन यहाँ पे चूंकि नेता पार्टी के ही पहुंचे हुए, उनसे मिलना है, लेकिन पुलिस चूंकि ऐसा तो नहीं है कि सबको जाने देगी जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, तो अनुशासनहीनता यहाँ पे दिखाई दी। देखिए, एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव की मौजूदगी ने सियासी पारे को बढ़ा दिया और बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता कल से सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में तो सबका मिलना तो आसान नहीं है। वहीं इस दरमियान सुरक्षा कर्मियों को लेकर जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए थे, कि जिस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि अगर तादाद बढ़ती है तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनके नेता को कार्यकर्ताओं से मिलवाया जाए, मुखातिब कराया जाए, तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं ये सीतापुर जिले का जो संगठन है या प्रदेश का संगठन है वो एक प्रॉपर रोड मैप नहीं तैयार कर पाया, जिसकी वजह से ये घटनाक्रम हुआ। तो कुल मिला के जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार हावी होते नजर आ रहे हैं। अभी वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी ये कुछ ही देर पहले का वीडियो है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मियों ने गेट पे घुसने के दरमियान कार्यकर्ता को एक हाथ मारा है, धक्का देने का प्रयास किया है। वहीं एक वीडियो में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू को भी बाहर कर दिया गया। तो फिलहाल स्थिति अंदर से ये कही जा रही है कि जिसको जिसको बुलाया जाए वही आए, माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करें। ये कार्यकर्ताओं का ही सम्मेलन है, उनके नेता कुछ ही देर में उनसे मुखातिब होंगे, उनको संबोधित करेंगे। तो इस समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मामले को संभालने में जुट चुकी है। बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। और अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के मुस्लिम युवक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार है कि योगी जी, मुझे सनातन धर्म में शामिल करा दीजिए, इन पापियों से मुझे बचा लीजिए। यह गुहार लगाई है मुस्लिम युवक ने। और भगवा कपड़े पहन के पूजा पाठ करता है मुस्लिम शख्स। जुनैद को मूर्ति पूजा करना भी भारी पड़ रहा है। पत्नी और ससुराल पक्ष जुनैद का विरोध कर रहे हैं और जुनैद ने ससुराल पक्ष से जान को खतरा बताया है। जुनैद ने भी सनातन धर्म अपनाने की ठान ली है और जुनैद के फैसले के साथ उसकी मां खड़ी है और सीएम योगी और कानपुर पुलिस से संरक्षण की मांग कर रही है। बाबूपुरवा कोतवाली क्षेत्र स्थित खटिकाना का यह मामला है। बच्चे की आस्था है, अपने आस्था पे वो करते हैं और हमको अपने ही धर्म पे, हिंदू शास्त्र पे ही बस विश्वास है। अच्छा, क्या ऐसा हुआ जिससे आप सनातन धर्म से प्रभावित हो गए? हमें मुस्लिमों ने बहुत दुख दिया, बस और कोई बात नहीं है। और अब हम इसी माहौल में काफ़ी अरसों, जैसे सतीश महाना उनके घर में रही, जैसे ठाकुर साहब टुन्नू सिंह है उनके घर में रही, तो उसी तरह का मेरे बच्चे को माहौल वैसे सब मिला। आपके बेटे कहना है कि वो बचपन में उनकी आंखें खराब थी, वो क्या बात है? ये सच है। ये मेरे बच्चे को
इलाज करा के सब लोग हार चुके थे और शोभन सरकार जी के वहाँ पर वो गई उनकी मिसेज और उनसे ही उनके बुलाए थे किशमिश के, इनको भी एक दे दो माता जी को, हमारी माँ जिंदा थी तो बच्चे को खिला देंगी। तो हम लोगों ने इनको एक किशमिश खिलाई और जबकि बरसों से इसकी आंखें बेकार थी, बहती थी। तो जैसी इनको किशमिश खिलाई गई वैसी इनकी आँख एकदम, सुबह जो देखा तो तारा जैसी आँखें। मेरा दिल दिमाग सब हिंदू शास्त्र धर्म में है। यहाँ के इस बाबूपुरवा के अंदर तो कोई भाई ने हमको न टोका न रोका, मतलब हमको आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो हमारे जो ससुराल के जो एक पक्ष के लोग हैं, जैसे कि मुशीर खान हो गए और हमारी सास हैं, ये हमको जान की धमकी देते हैं कि हम आपको मरवा देंगे, ये करवा देंगे, बहुत सारी बातें। और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ़ जो है बहुत गंदे सारी बातें करते हैं। और वो कहते हैं कि श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम शासन निकलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उनको भी भद्दी सर गालियां दिया करते हैं सर। ये दबाव बनाते हैं कि आप ये सब मत करिए, आप हम जैसे आप कहें वैसे रहिए। मैंने शुरू से जब नमाज नहीं पढ़ी तो अब मैं क्यों जाऊँ सर। ऐसा मामला संज्ञान में आया है, उसने एप्लीकेशन दिया, उसकी जाँच कराई जा रही है और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी इस पर। ऐसा मामला संज्ञान में आया है। सूरज हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, ये मुस्लिम युवक योगी जी से गुहार लगा रहा है कि सनातन धर्म में शामिल करा दीजिए, आखिर क्यों ऐसा हुआ? इसका जो हृदय परिवर्तन हुआ है उसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के खटिकाना इलाके का है, जहां का रहने वाला जुनैद नाम का एक युवक जो कि बचपन से ही सनातन धर्म के अनुयायियों के बीच में रहा और उसके बाद उसका कहना है कि वो लंबे समय से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है। ऐसे में कुछ साल पहले उसकी एक मुस्लिम लड़की से ही शादी हुई, जिसके बाद जब मुस्लिम लड़की और उसके परिवार वालों ने जुनैद को पूजा पाठ करते देखा तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उसे जान से मारने की भी धमकी दी। जिसके बाद जुनैद जो है वो लगातार इस बात को लेकर पुलिस थाने और चौकी के चक्कर लगा रहा था कि आखिर उसको कैसे कोई पूजा अर्चना करने से रोक सकता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो सबको अपनी पद्धति से पूजा अर्चना करने की अनुमति देता है। ऐसे में कहीं ना कहीं से ये जुनैद नाम का युवक सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहा है कि उसे सनातन धर्म में शामिल किया जाए और उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो ये मुस्लिम युवक जो कह रहा है कि मैं सनातन धर्म में मुझे शामिल करा दिए, योगी जी से ये गुहार लगा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।